बोले डिफाइन नहीं करते। समझ में आया? एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर है चार्ज। चार्ज एक प्रॉपर्टी का नाम है। हर प्रॉपर्टी को चार्ज तो नहीं बोल दोगे ना, तो कौन सी प्रॉपर्टी जिसका नाम चार्ज है? तो सुन लो, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। चार्ज इलेक्ट्रो से डिराइव हुआ है ना। लाफिंग प्रॉपर्टी तो फील्ड का नाम लाफिंग, अभी भी पढ़ा, प्रॉपर्टी है तो फील्ड है। तो चार्ज को मैंने बोला एक प्रॉपर्टी है, ठीक। प्रॉपर्टी है तो फील्ड जरूर बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बोलो, हर प्रॉपर्टी क्या बनाती है? फील्ड। इसका मतलब है कि चार्ज अगर प्रॉपर्टी है, इसका मतलब चार्ज भी क्या बनाएगी? फील्ड। यानी हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण फील्ड बनती है। तो वो फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हम सभी जानते हैं चार्ज डिराइव कहां से हुआ? इलेक्ट्रो से। इसीलिए इसका फील्ड का नाम क्या हुआ? इलेक्ट्रिक। थोड़ी देर बाद पता चला और खोज चला, नहीं, चार्ज एक ही किस्म का फील्ड नहीं बनाती। चार्ज अगर भागने लग जाती है साला, दो फील्ड बनाती है। चार्ज अगर रेस्ट में ना, एक ही फील्ड बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बराबर। अगर तुमसे पूछा जाए कि चार्ज कितनी तरह का फील्ड बनाती है, तो तुम लोग अभी एक फील्ड चार्ज है ना। लेकिन अगर बताऊं बच्चों कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो एक ही फील्ड होती है इसके पास, जिसका नाम हम इलेक्ट्रिक फील्ड साइंटिस्टों ने रखा। और अगर चार्ज भागने लग जाए ना, दो फील्ड आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही। तो बताओ, अगर तुमसे कोई पूछे चार्ज के बारे में, क्या बोलो? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल में मिलने वाली एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये क्या बनाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। जब भागती है ना तो दोनों फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। भागने का भी दो स्टाइल है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चली तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, और अगर वेलोसिटी वेरिएबल होने लग जाए ना, यानी एक्सेलरेट करने लग जाए, चार्ज एक स्पेशल ऑसिलेशन करने लग जाए, एक्सेलरेशन करता है, यानी एक्सेलरेटेड चार्ज तीन काम करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाती है, और एनर्जी रेडिएट करने लग जाती है वेव में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों ऑसिलेट करने लग जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 90 डिग्री पर बनती है। जब चार्ज, मान लो इधर चार्ज चल रही है, मैं चार्ज हूं, ये चल रहा हूं, मेरी वेलोसिटी इधर, तो मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा, दोनों 90 डिग्री, और वेलोसिटी जो है वो भी क्या है? 90। नहीं आया। चार्ज ऐसे है ना, ईएम वेव में अलग से पढ़ाऊंगा मैं, अभी तो जान ले। जब चार्ज चलती है ना तो जब चार्ज चलती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर ये एक्सीलरेट करने लगी ना, वेलोसिटी बढ़ने लगी, घटने लगी, एक्सीलरेट करने लगी, तो ये दोनों ऑसिलेट करने लग जाती है। क्या करती है? ऑसिलेट। तभी तो पल्स बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलके, और दोनों पल्स बन के ईएम वेव कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आया? तो बोलो, ईएम वेव लाइट होती है ना, एग्जांपल ईएम वेव। ईएम वेव बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, एनीवे, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो बताओ, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है पार्टिकल में मिलने वाली जिसके कारण क्या बनती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सिंपल भाषा में बोल सकते हैं क्या? कंसेप्ट 2, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। ये पार्टिकल में ही मिलने वाली प्रॉपर्टी है ना। इलेक्ट्रॉन में मिलती है, प्रोटॉन में मिलती है, सबको पता है ना। कहां कहां मिलती है? इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में ही ये मिलने वाली क्वालिटी है, प्रॉपर्टी। तो लिख दो, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। कई लोग कहते हैं मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ठीक बात है, अरे मटेरियल भी किससे बनी है? पार्टिकल से तो बनी है कि नहीं? लिख दो, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब दोनों ही बात हो गई मेरी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, दोनों हो जाए। कई बार सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों दोनों ही वक्त होता है, चाहे भागे चार्ज या रुका हुआ रहे चार्ज, दोनों ही टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। वो लिखवाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। अभी तो इतना जान, चार्ज क्या? एक ऐसी प्रॉपर्टी मिलने वाली पार्टिकल के अंदर है, पार्टिकल के अंदर मिलने वाली एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण एक फील्ड बनाती है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। उसको पैदा करने वाली कौन प्रॉपर्टी है? नाम क्या है उसका? चार्ज। आया क्या? तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है पार्टिकल के अंदर मिलने वाली जिसकी बदौलत इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ओ, वही प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। वही प्रॉपर्टी जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वही प्रॉपर्टी का नाम क्या है? चार्ज। ठीक बात है। आपको और बता दूं कि कंसेप्ट नंबर 3, चार्ज जो होता है बच्चों, हाँ, चार्ज के बारे में और भी हम बात करें कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और चार्ज की जो मेजरमेंट होती है कूलम में होती है और स्टेट कूलम में होती है। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम होती है, समझ गए। और सीजीएस सिस्टम में जो होती है ईएसयू होता है, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। चार्ज को मेजर भी तो करोगे। तो लिख दो कंसेप्ट 3, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, SI unit of charge is coulomb. SI unit of charge is coulomb and CGS unit of charge is
स्टेट कूलम, सीजीएस यूनिट स्टेट सी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्टेट सी मतलब स्टेट कूलम। समझ गए? बताओ बड़ी कौन होती है वैल्यू, सीजीएस की एसआई वाली? है बड़ी कौन, एसआई की सीजीएस? एसआई बड़ी होती है यूनिट। समझ में आया? तो बोलो एक कूलम बराबर बला बला स्टेट कूलम होनी चाहिए ना। बोलो बोलो, रिलेशन भी तो होगी। क्या होती है याद है? एक कूलम बराबर स्पीड ऑफ लाइट, याद है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होता है ना वैक्यूम में। चलो एक पावर बढ़ा दियो बस, क्या होगा? याद रखने का तरीका 3 × 10⁹ क्या? स्टेट कूलम। बच्चों स्टेट कूलम के जगह ईएसयू भी यूज कर सकते हो आप। है सीजीएस यूनिट जो होता है स्टेट कूलम होता है, और करके लिख देना ईएसयू। ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। स्टेट कूलम बोल चाहे ईएसयू बोल, एक ही बात है। चार्ज को एसआई में कूलम बोलते हैं और सीजीएस में स्टेट कूलम या ईएसयू बोल। तो एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है बच्चों। ठीक है? कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 3 प्रॉपर्टी। 4th प्रॉपर्टी, चार्ज को डिफाइन नहीं कर सकते, पहला बात जान गए। चार्ज क्या होती है ये जान गए, और चार्ज का एसआई यूनिट क्या होती है जान गए, सीजीएस यूनिट जान गए। डायमेंशन फॉर्मूला तो लिख ही सकते हो, 80 होगा। एक मिनट, उसी पॉइंट में लिख देना, चार्ज बराबर करंट इंटू टाइम होगा कि नहीं? करंट इंटू टाइम। करंट बराबर चार्ज बाई टाइम होता है ना, पढ़ा हो ना बचपन से, 10th में भी पढ़ा है। तो बोलो चार्ज बराबर करंट इंटू टाइम। तो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आई ले सकते हो, नहीं तो ए ले सकते हो, और टी के लिए कैपिटल टी लिख सकते हो। तो चार्ज की डीएफ ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देना ना, उसी कंसेप्ट में लिख देना, डीएफ ऑफ, डीएफ मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, डीएफ ऑफ चार्ज क्या होगी बोलो? 80। 80 या आईटी, आईटी भी बोल सकते हैं बच्चों। अरे 80 बोलो आईटी बोलो, एक ही बात ना। 80 नहीं तो आईटी। ठीक है? करंट के लिए आई भी यूज होता है डायमेंशनल फॉर्मूला में, और ए भी यूज होता है, एम्पियर यूनिट होती है ना, इसलिए। हाँ 3 कंसेप्ट हो गया। अब हम बात करेंगे, चार्ज स्केलर होता है, ये सबको पता है। क्या होता है? स्केलर। लिख दो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज में कोई डायरेक्शन नाम की चीज नहीं होती कि चार्ज इधर 3 कूलम ईस्ट में, ऐसा नहीं। चार्ज स्केलर है कंप्लीट, इसमें कोई डायरेक्शन नाम की चीज नहीं होती। कंसेप्ट ऑफ चार्ज। अब सुन, इसमें अपन इतना ही बात करेंगे बच्चों। एक नया टॉपिक बनाने वाला हूं, वो क्या टॉपिक है ये सुन लो। हमने पहली बात इस चैप्टर में क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है पता है? बोलो, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज। कौन सी चार्ज? जो रेस्ट में है। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या पढ़ा बोलो? चार्ज, कंसेप्ट ऑफ चार्ज पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि कंसेप्ट ऑफ चार्ज में कंसेप्ट पढ़ा, 3 कंसेप्ट पढ़ा है, 4 या 3 कंसेप्ट? 3 ना। पहला कंसेप्ट क्या हुआ बोलो? फर्स्ट कंसेप्ट, चार्ज को डिफाइन नहीं कर सकते भाई, ये ज्ञान हो गया मुझे। चार्ज कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है? हालांकि व्हाट इज चार्ज का आंसर है। व्हाट इज चार्ज क्या है पता है तुम्हें? चार्ज क्या है बोलो? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसकी? जिसकी बदौलत ये क्या करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती। बहुत बढ़िया। चार्ज एक प्रॉपर्टी जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती। बहुत अच्छा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? कंसेप्ट 3, चार्ज को एसआई यूनिट में क्या मेजर करते हैं? कूलम में। एसआई यूनिट कूलम, और सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम या ईएसयू इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। एक कूलम में कितना स्टेट कूलम? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद बताओ, अब हम बात करेंगे चार्ज स्केलर है, ये भी बात कर लिया। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नाम की चीज नहीं होती है। अब मैं एक चीज समझना चाहता हूं आपसे कि चार्ज होती कहां पर है। सभी को ज्ञान है, पढ़ाया गया, रट चुके, अपन जानते भी है। चार्ज जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन पे होती है, प्रोटॉन पे होती है। किस पर होती है? इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर। समझ में आ गया? चार्ज कहां मिलती है? इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पे। ठीक बात है। चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होती है, प्रोटॉन पे होती है, न्यूट्रॉन पे नहीं होती है। बच्चों चार्ज के साथ एक और प्रॉपर्टी का नाम है जिसका नाम बोल रहा हूं मास। चार्ज के साथ साथ एक मास भी एक नाम की चीज होती है। समझ में आ गया? जिस तरीके से चार्ज बच्चों प्रॉपर्टी होती है ना, उसी तरीके से मास भी एक प्रॉपर्टी होता है जो पार्टिकल के अंदर मिलने वाला प्रॉपर्टी है। चार्ज की तरह प्रॉपर्टी मास भी है। समझ में आया? चार्ज की तरह प्रॉपर्टी क्या है? मास। चार्ज की तरह मास को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी बहुत ज्ञान ले लेते हैं मास के बारे में। क्या है
मास को बारे में अगर तुमसे कोई पूछे मास, तो बोलना मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है पार्टिकल के अंदर मिलने वाला जिसकी बदौलत ग्रेविटेशनल फील्ड बनती है। समझ में? तो मास क्या प्रोड्यूस करती है? ग्रेविटेशनल फील्ड। जहां मास वहीं आसपास में कौन सी फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड। चार्ज जहां है वहां पर क्या बनेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आए समझ में? तो जहां जहां मास वहीं वहीं ग्रेविटेशनल फील्ड। मेरे में मास है, मैं भी ग्रेविटेशनल फील्ड बना रहा हूं। ये चौक में मास है, ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड बना रही है। समझ में आया? तो बताओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन पार्टिकल जो फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, जिसको अपन ये भी कह सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। यही तीनों का मिलन से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। कोई ना कोई सबका अपना अपना अलग काम है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, किसी को ब्रह्मा नाम रख दो, किसी को विष्णु और किसी का महेश। समझ में आ गया? इन तीनों के निर्माण से पूरा ब्रह्मांड बना है। हर पार्टिकल में तो यही है, यही तीन तो है। हर एटम में यही तीन तो मिलेंगे। कोई ऐसी एटम बता दे जिसमें ये तीनों ना हो? सब में है कि नहीं? और एटम है तभी तो मैटर है, एटम है तभी तो मॉलिक्यूल है भाई साहब, और मॉलिक्यूल है तभी तो कंपाउंड है। बोलो, यानी मटेरियल, मैटर, हवा, पानी जो भी है, सारे कंपाउंड, सारे मटेरियल, सब में क्या है? यही तीन है। तो यही फंडामेंटल पार्टिकल के रूप में हमने इसको ट्रीट करा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो इसीलिए बच्चों अब हमको इसी पे एनालाइज करना पड़ेगा कि मास किस में है, चार्ज किस में है। ज्ञान है थोड़ा सा, हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, जिससे तेरा काम हो जाए वो बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन में बच्चों दोनों कैरेक्टर होता है, एक कैरेक्टर का नाम मास और दूसरा कैरेक्टर का नाम चार्ज। ठीक। प्रोटॉन के अंदर भी दोनों कैरेक्टर होता है बच्चों, एक का नाम है मास और दूसरे कैरेक्टर का नाम क्या है? चार्ज। न्यूट्रॉन के अंदर बच्चों एक ही कैरेक्टर होता है जिसका नाम क्या है? मास। चार्ज नाम की चीज नहीं होती इसमें, यह इनबिल्टेड कैरेक्टर होता है। कोई चाहे कि इलेक्ट्रॉन से मैं चार्ज को छीन लूं, यह संभव नहीं है। जब तक इलेक्ट्रॉन रहेगा तब तक चार्ज रहेगा, जब तक प्रोटॉन रहेगा तब तक चार्ज रहेगा। कोई चाह ले कि इलेक्ट्रॉन से मैं चार्ज को छीन के लूं, ये देखने इलेक्ट्रॉन बिना चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन, ये देख इसमें चार्ज है, ये देखने कौन सी इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज है कि नहीं, चेक करना। ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन है चला तो चार्ज तो रहेगा ही। इसलिए हम बोलते हैं इनबिल्टेड कैरेक्टर है चार्ज। समझ में आ गया? इसलिए हम इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज, पार्टिकल के अंदर मिलने वाला। तो इसलिए आप एक वर्ड जोड़ सकते हो कि इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, चार्ज में। आप समझ गए? वो पार्टिकल का ज्ञान हो चुका है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, नाम शहर में नहीं लेना, लेकिन क्या आपको पता तो है ओ पार्टिकल का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बोलो, मास तीनों में है ना? मास तीनों में ना बच्चों? मास सब में है ना? इलेक्ट्रॉन में भी, प्रोटॉन में भी, मास न्यूट्रॉन में भी, लेकिन चार्ज तो दो ही जगह है ना। अब इस बात का समझना है कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज और प्रोटॉन में चार्ज जो बच्चों होता है वो दोनों ही चार्ज क्या होती है? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये मिल्टन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करता है, इससे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज की मैग्नीट्यूड होती है वो बराबर होती है। इसकी वैल्यू कैसे आया जानने की जरूरत नहीं है, बट कितना होती है वो जानना जरूरी है। 1.6 × 10⁻⁹ कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू, और प्रोटॉन की चार्ज की वैल्यू भी इतना ही होती है। बट जानकर, एक मिनट समझ लीजिए उसके बाद, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है और प्रोटॉन का चार्ज माइनस में प्लस में होता है। ये जानना चाहते हो कि ये एक का चार्ज निगेटिव क्यों होता है, का चार्ज पॉजिटिव क्यों होता है? तो मैं बतलाता हूं, ये एक्सपेरिमेंट से किया गया है। बच्चों हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन के सामने एक चार्ज पार्टिकल को रखा, मान लो Q0, तो ये क्या किया, इसको अट्रैक्ट कर लिया। ओ, इलेक्ट्रॉन के सामने एक चार्ज को रखा, इसका मतलब ये अट्रैक्शन करने लगा। ओ, इसका मतलब है हमने जो लाया है पार्टिकल वो चार्ज पार्टिकल है, और इसका मतलब है कि इसमें भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में भी क्या है, चार्ज। तभी ना चार्ज और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, तभी तो अट्रैक्शन लग रहा होगा। ये रिपल्सन जो भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है कि नहीं? इससे इलेक्ट्रॉन के सामने चार्ज पार्टिकल को रखा, इसका मतलब है कि ये अट्रैक्ट करा, इसका मतलब है कि इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है। चार्ज और चार्ज में ही तो इंटरेक्शन हो सकता है, नहीं आ रहा है। ठीक बात है, ये फोर्स को हमने नोट कर लिया, कितना फोर्स आ रहा है, रिकॉर्ड किया है। अब प्रोटॉन के साथ, इसका मतलब बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है कि नहीं? बोलो, ये चार्ज का भी, ये जो हम लाए हैं वो तो पता है कि चार्ज है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना ही रहा है। इसका मतलब है कि इसमें इंटरेक्शन हो रहा है, इसका मतलब इसमें ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तभी ना फील्ड फोर्स एक्टिव हुआ है। नहीं समझे? अरे जो हम लाए हैं पार्टिकल वो तो चार्ज है बच्चों, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना ही रही है ना, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है।
अब हमको इतना पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन इसको खींच रही है, इसका मतलब इसमें फोर्स लग रही है, इसका मतलब इसमें भी सेम क्वालिटी का फील्ड होगा तभी ना। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, चार्ज के कारण बनती है, इसका मतलब इसमें भी ये भी क्या बना रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी ना बिना कांटेक्ट का फोर्स लग गया। इसका मतलब इसमें भी क्या है, चार्ज। नहीं समझ में आया, बोलो। यानी इसमें चार्ज होगा तभी ना फोर्स लगा एक के बीच, बोलो बोलो। ओके, तो अब क्या हुआ जानते हो कि प्रोटॉन के साथ r डिस्टेंस पर फिर से उसी चार्ज को लाके रखा गया, फिर देखा चला फोर्स तो लगा बट रिपल्सिव टाइप का लगा। ओ, इसका मतलब इसमें चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही, इसमें भी चार्ज रहा होगा तभी तो इंटरेक्शन हुआ। अरे फोर्स रिपल्सिव हो चाहे अट्रैक्टिव, उससे क्या करना, फोर्स लग रही है ना, बस इन दोनों पार्टिकल में फील्ड फोर्स एक्टिव हुआ है ना, इसका मतलब दोनों के पास सेम फील्ड है। इसके पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब प्रोटॉन के पास भी क्या है, चार्ज। ये पता चला हमको कि इलेक्ट्रॉन में भी चार्ज है, प्रोटॉन में चार्ज है। बहुत अच्छा। जानते हो मजे की बात क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को कंबाइंड कर दिया, एक सिस्टम बना दिया, छोटी सी वॉल्यूम में पैक कर दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, समझ गए। उसके बाद r डिस्टेंस से फिर से चार्ज पार्टिकल को रखा, कोई फोर्स ही नहीं लगा। ओ, इसका मतलब है ये चार्ज है, ये तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड बना ही रहा बच्चों, ये तो बनाएगा ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यह सिस्टम नेट नहीं बना रहा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा। इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स जीरो क्यों हुआ, मैं बता रहा हूं। ये फोर्स बराबर था, ये फोर्स जितना था ये उतना ही फोर्स ये था। अब बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक ही जगह पर है, तो इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट कर रहा, प्रोटॉन रिपेल कर रहा, तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग रहा, कैंसिल हो गया, तो चार्ज पर नेट फोर्स क्या हो गई, जीरो। नहीं समझ में आया। अरे इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट करेगा ही ना इसको, अब प्रोटॉन रिपेल कर रहा, देख रहे हो। अकेला इलेक्ट्रॉन के पास मैंने चार्ज पार्टिकल को रखा तो उसने फोर्स लगाया, प्रोटॉन के साथ अकेला रखा चार्ज पार्टिकल को तो फोर्स लगाया। इसका मतलब है कि दोनों में चार्ज है। इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट किया, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन करके एक सिस्टम मान लिया, उसके साथ r डिस्टेंस पे फिर से चार्ज को रखा, तो देखो कोई फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स तो लग रहा है, ये लगा रहा होगा, ये लग रहा होगा, क्यों नेट फोर्स जीरो हुआ, समझ में आ गया होगा। ना इधर भागा ना इधर भागा, नेट फोर्स जीरो हो गया। इसका मतलब है बच्चों, अगर मैं सिंपली समझाना चाह रहा हूं तो सुन ले, क्या ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है। ओह, इसका मतलब इस सिस्टम के पास अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मान रहे हो। यानी अब ये सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा, तभी नहीं इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। इस चार्ज का इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन के साथ है, प्रोटॉन के साथ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कंबाइंड कर दिया गया, एक सिस्टम बना दिया गया, तो इस सिस्टम के साथ इसका इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब इसके पास तो अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तभी नहीं इंटरेक्शन नहीं हो रहा, नेट इंटरेक्शन। हम इस बात को समझते हुए हम इस मुद्दे पर पहुंच चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कंबाइंड कर दिया जा रहा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बना रहा है। नहीं समझ में आया, क्योंकि ये नेट फोर्स मिला के इस पर जीरो पैदा कर रहा है, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बना रहा है। अब बताओ नेट फील्ड जीरो, फील्ड किसी वजह से होता है, प्रॉपर्टी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। नहीं समझा। यानी इलेक्ट्रॉन अकेला है, बहुत बढ़िया गुस्सा दिखा रहा है, चार्ज, समझ में आया। प्रोटॉन अकेला है, वो भी दिखा रहा है गुस्सा, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक साथ रह जाए, गुस्सा खत्म। नहीं समझे, गुस्सा मतलब चार्ज, नेट चार्ज जीरो, इसलिए बोला जाता है। अब बता, इस एक्सपेरिमेंट से अपने को फील हुआ, ओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ रहेंगे तो नेट चार्ज जीरो पैदा करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक सिस्टम बना दिया तो नेट फील्ड जीरो, नेट फील्ड जीरो तो नेट चार्ज जीरो, क्योंकि फील्ड चार्ज के कारण तो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भैया, क्यों, क्योंकि नेट इंटरेक्शन नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन अकेला चार्ज बना रहा, प्रोटॉन फील्ड बना रहा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में चार्ज है। प्रोटॉन अकेला फील्ड बना रहा, उसमें चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कंबाइन कर दिया तो नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। तो मैं लिख सकता हूं QE प्लस QP इज इक्वल टू जीरो, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू जीरो। अब इस बात से एकदम सरेआम पता चल रहा है कि दोनों की वैल्यू बराबर होगी, और एक का वैल्यू प्लस एक का माइनस होगा, तभी तो जीरो होगा। अगर ये +2 है तो ये -2, ये -2 तो ये +2, मानते हो कि नहीं, +5 तो -5, तभी तो सम होकर जीरो मिलेगा बच्चों। और एक्सपेरिमेंट से पता चल गया था चार्ज इतना है, तो इसका मतलब एक पर पॉजिटिव इतना और एक पर निगेटिव इतना होगा। आया समझ में। तो एक को प्लस चार्ज एक को माइनस चार्ज क्यों मानते हैं, क्योंकि दोनों को मिलाकर एक सेटअप माना जाता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनाता है, इसीलिए कहते हैं नेट चार्ज जीरो हो गया। आप समझ गए। तो एक को मजबूरी में मानना पड़ता है पॉजिटिव, एक को निगेटिव मानना पड़ता है। उल्टा तू मान के चल, प्रोटॉन को निगेटिव बोलते, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव बोलते, कोई साइंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिजिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मान के चल रहा साइंटिस्ट ने कन्वेंशनली, वही हम मान के आ रहे हैं।
उसके पीछे लॉजिक होगा, आपने को नहीं पता। समझ में आ गया? यानी इतना पता है एक का चार्ज पॉजिटिव, एक का चार्ज निगेटिव होगा। समझ में आया? बट हम मान कर क्या चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का निगेटिव और प्रोटॉन का पॉजिटिव। इसलिए हम इस बात पे पहुंचते हैं कि QE बराबर -1.6 × 10⁻⁻19 को